बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में इन डिटेल स्टडी करना है। हम देखेंगे कि हीट ऑफ वेपराइजेशन बेसिकली होता क्या है। देखें, हीट इज़ एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हम क्योंकि हम वाटर की प्रॉपर्टीज़ और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें पहले हमने सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह की वाटर की इंपॉर्टेंस होती है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, और अब हम हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। वेपराइजेशन क्या होता है? वेपराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, क्योंकि इसको हम अपने लोअर क्लासेस में भी स्टडी कर चुके हैं कि हीट ऑफ वेपराइजेशन या वेपराइजेशन एक बेसिकली क्या कंसेप्ट है। सो वेपराइजेशन एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें हमारे पास जो लिक्विड स्टेट वाटर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है बेसिकली गैशियस फॉर्म में, और इस फिनोमेना को हम वेपराइजेशन का नाम देते हैं। सो वाटर एब्जॉर्ब्स मच हीट एज इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। तो जब भी कोई भी मैटर अपनी स्टेट को चेंज करता है तो डेफिनेटली उसको किसी न किसी एनर्जी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक आइस है तो अगर मैंने उसको उस सॉलिड को मैंने लिक्विड में चेंज करना है तो ऑब्वियसली मुझे उसके लिए भी हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि ख़ुद ब खुद ही सारा प्रोसेस करे, बल्कि कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं। उन कंडीशंस के बेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में हो रही होती हैं। सो हीट ऑफ वेपराइजेशन इज़ एक्सप्रेस्ड एज कैलोरीज एब्जॉर्ब पर ग्राम वेपराइज्ड, के 1 ग्राम अगर वेपराइजेशन होती है वाटर की तो उसको हम हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी कि उस वेपराइजेशन प्रोसेस के लिए जिस हीट की ज़रूरत होती है, बिकॉज हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उसको हम नाम देते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन का। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर जो है वो 574 किलो कैलोरीज पर केजी है, विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन। और इस ये जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन है इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना जिसको आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस में स्टडी भी करते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट टू प्लांट्स व्हेन वाटर इज ट्रांसपायर्ड। ट्रांसपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है जिसके थ्रू जो वाटर होता है वो रूट्स ऑफ द प्लांट से जो है वो ट्रांसपायर होता है या वहाँ से जो है वो टू द लीव्स तक जाता है। ट्रांसपरेशन जो है वो एक ऐसा फिनोमेना होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इन्वायरमेंट में इंक्रीज़ करता है तो डेफिनेटली जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, वाटर मॉलिक्यूल्स की, वो भी इंक्रीज़ करती है। सो इस डायरेक्टली इंक्रीज़ की वजह से ट्रांसपरेशन पुल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से थ्रू आउट प्लांट बॉडी एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स की हो जाती है, और इस तरह से ऑब्वियसली जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो भी वाटर के साथ ईजिली मूव कर जाते हैं। सो कूलिंग इफेक्ट क्या है कि जिस वक्त हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करेंगे, वो लीव करेंगे एक पर्टिकुलर सरफेस को, तो वो बाकी जो रिमेनिंग जो लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके टेम्परेचर को कम कर देती हैं, और इस वजह से कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है, जिससे कि एवेपोरेशन में होता है। एवेपोरेशन में क्या होता है कि जो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्टीन्यूइन कोलिजन बिटवीन, क्योंकि कॉन्टीन्यूस कोलिजन हो रही होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जिसकी वजह से जो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एवेपोरेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो लो काइनेटिक मॉलिक्यूल एनर्जी जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती उनका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, और फिर सराउंडिंग से जो हीट होती है वो टूवर्ड्स दैट मीडियम मूव कर दिया है जहाँ पे लो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्योंकि डेफिनेटली एवरीथिंग वांट्स टू गेन स्टेबिलिटी इन दिस वर्ल्ड, हर एक चीज़ चाहती है कि वो स्टेबल रहे, तो स्टेबिलिटी के लिए वो अपने इर्द गिर्द वाली सिचुएशंस में से ही अपने आप को एडजस्ट करती है। और टू एनिमल्स व्हेन वाटर इज परस्पायर्ड, तो डेफिनेटली परस्पायरेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो कि एनिमल्स में होता है इंक्लूडिंग ह्यूमंस, और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पे ट्रांसपरेशन है। Evaporation of only 2 milliliter out of the 1 liter of water lowers the temperature of the remaining 998 milliliter by 1 degree Celsius. It's just an example कि अगर आप evaporation करते हैं only 2 मिलीलीटर 1 लीटर में से, तो डेफिनेटली अगर आप 999 मिलीलीटर अगर आप देखें जो रिमेनिंग टेम्परेचर है उसमें जो कमी आई है वो 1 डिग्री सेल्सियस की। उसके बाद आयनाइजेशन ऑफ वाटर को हम स्टडी करेंगे। आयनाइजेशन बेसिकली क्या फिनोमेना यहाँ पे है कि द वाटर मॉलिक्यूल्स एनाइजेस टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल्स। देखें कि वाटर मॉलिक्यूल क्या है कि H2O है बेसिकली, ठीक है। आयनाइजेशन एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें एक कंपाउंड या एक एलिमेंट जो है वो अपने रिस्पेक्टिव आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पे। अब यहाँ पे आपको एक डबल हेडेड एरो नज़र आ रहा है, ये डबल हेडेड एरो इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। इक्विलिब्रियम स्टेट पे क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स वुड बी इक्वल टू द आयंस ऑफ दैट कंपाउंड जो कि वाटर है। सो दिस रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल, चूँकि ये रिवर्सिबल साइन हमें यहाँ पे सिंबल नज़र भी आ रहा है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होगी। एट 25 डिग्री सेल्सियस the concentration of each of hydrogen and hydroxyl ions in pure water is about 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। वो कहते हैं जो 27 डिग्री सेल्सियस इज़ एक्चुअली रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पे अगर आप इक्विलिब्रियम की बात करें तो प्योर वाटर में की कंसनट्रेशन क्या होगी, 10⁻⁻⁷ जो है वो -7 होगी। द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस इफेक्ट एंड टेक पार्ट इन मैनी ऑफ द रिएक्शंस दैट अकर इन सेल्स।
ऑब्वियसली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज़म्स होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं जो कि बेसिकली डिपेंड करते हैं वाटर पे। और जब वाटर इक्विलिब्रियम पे आयनाइज होगा तो डेफिनेटली वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस करेगा, और ये आयंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज़म्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर आप हाइड्रोजन के देखें तो हाइड्रोजन आयंस पर्टिकुलरली मूव कर रहे होंगे जब हम फोटोसिंथेसिस को देखेंगे इलेक्ट्रॉन अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से हाइड्रोक्सिल आयंस हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ईजिली सी और यू कैन ईजिली कंपेयर द इम्पॉर्टेंस द आयनाइजेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट वी वुड टॉक अबाउट द प्रोडक्शन के वाटर की प्रोडक्शन है। वाटर किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन प्रोडक्शन में, बॉडी की प्रोडक्शन में, डिफरेंट एनिमल्स की प्रोडक्शन में। सो वाटर इज़ इफेक्टिव लुब्रिकेंट दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रिक्शन। जब जहाँ पे भी किसी तरह की कोई ना कोई फ्रिक्शन होती है तो फ्रिक्शन की वजह से डेफिनेटली जब कोई चीज़ रब होती है तो वहाँ पे इस बात का अंदेशा होता है कि यहाँ पे कोई डैमेज हो सकता है, तो वहाँ पे वाटर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर्फेक्सेंट के तौर पे, और इसके अलावा प्रोटेक्ट करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल द टीयर्स प्रोटेक्ट द सर्फेस ऑफ आई फ्रॉम द रबिंग ऑफ आईलिड्स। जैसे हम टीयर्स की बात करें तो वो हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करती हैं। इसी तरह से वाटर ऑल्सो फॉर्म्स अ फ्लूइड कुशन अराउंड ऑर्गन्स दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ट्रामा। ट्रामा कहते हैं किसी भी तरह की चोट, किसी भी तरह का ज़ख़म, तो उससे जो चीज़ प्रोटेक्ट करती है बेसिकली वो वाटर है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी ऑर्गन की बात करें, आप किडनी की बात करें तो किडनी के जो उसकी पेरिफ्री होगी वहाँ पे आपको एक फ्लूइड कुशन नज़र आएगा, और उस फ्लूइड कुशन वो बेसिकली वाटर का होगा, और वो चीज़ प्रोटेक्ट करती है उस ऑर्गन को कि वो किसी भी तरह के एब्रेसिव डैमेज से वो जो है बचा रहे। क्योंकि बहुत सारे जो हमें पता है कि जो हमारे बॉडी के मैकेनिज़म्स होते हैं वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स और पर्टिकुलर फंक्शंस जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं। तो अगर किसी एक ऑर्गन में फॉर एग्जांपल किडनी अगर सही काम नहीं करी तो डेफिनेटली जो ब्लड फिल्ट्रेशन है वो सही तरह से नहीं होगी। अगर ब्लड फिल्ट्रेशन सही नहीं होगी तो अल्टीमेटली किडनीज डैमेज होंगी और बहुत सारे मैकेनिज़म्स इसकी वजह से अफेक्ट होंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। और नेक्स्ट में हम कार्बोहाइड्रेट्स को इन डिटेल स्टडी करेंगे। हमने इसमें देखा कि हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, आयनाइजेशन ऑफ वाटर क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। दीज आर द बेसिक कंसेप्ट जो कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, दीज आर वेरी कॉमन थिंग्स रिलेटेड टू बायोलॉजी।